ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से कॉम्पिटेंसी बेस जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। और यहाँ पर मैंने प्राइवेट बुक्स क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया, आर डी शर्मा और अग्रवाल। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाकर ये बुक खरीदो मोटी सी। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, उनका बजट भी नहीं होता है, वो जो है बुक जाकर परचेज कर लेते हैं। तो अगर आप बुक परचेज नहीं करते हो तो मटेरियल मैं आपको काफ़ी सारा ये इशू करा दूंगा यहाँ पर कि आप सारे पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आपको इशू करा दूंगा। तो इतना पैसा नहीं है आपको जाकर बुक भर भर कर आप खरीदो, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आर डी शर्मा जो बुक होती है वो देखो सारी आप पढ़ नहीं पाओगे, वो जो टीचर के काम की बुक होती है सच बताऊँ तो, क्योंकि वो काफ़ी बल्कि बुक है। अग्रवाल छोटी मोटी कोई बुक हो आपके पास, कोई खरीदो, पिछले साल के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा इसलिए वो खरीदने की ज़रूरत नहीं, इतना ताम झाम कि हर एक चैप्टर में डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, उस इतना ही, जैसे कि ये नंबर सिस्टम हमारा 6 नंबर का आएगा और इसमें से देखो क्या बोला है इसने कि भाई ये यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इन्होंने बोला है कि भाई आपके यहाँ पर रूट 2 रूट 3 रूट 5 और 3 + 2 रूट 5 इस टाइप के ना क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये बोला है उसने कि डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपको जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी, जैसे मैंने आपको शुरू में चैप्टर जब स्टार्ट कराया था उसमें पूरा चार्ट बताया था कि क्या है ये क्या नहीं है, और बीच बीच में भी बताता रहता हूँ। तो वही आपको जो है डेवलप करना है उसको। और ये वेटेज था इसका। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको कराए थे क्वेश्चन 2024 के 2 सेट मैंने आपको सॉल्व कराए। और मैं धीरे धीरे सारे सेट सैंपल पेपर सब सॉल्व करा दूंगा, एकदम से तो नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा एक साल में पढ़ा जाता है जो भी बोर्ड तक होता है, और धीरे धीरे पढ़ा जाता है एकदम से। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि एक साथ 2 चैप्टर जरूर स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दूँ। आज मैं एक पॉलिनोमियल का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। और एक मैं लीनियर इक्वेशन का चैप्टर सोच रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का एक लेक्चर अपलोड कर दूँ। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर हो इसलिए उसके मार्क्स कम आते हैं। एक प्रॉब्लम होती है कंसोलिडेट करना सिलेबस को। जब आप एग्जाम जब आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला होता है तो सिलेबस इतना हो जाता है कि उसको एक साथ कंसोलिडेट करके सारे पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करके एग्जाम में लिखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिलेबस काफ़ी है। तो अगर आप जब भी पढ़ रहे हो 2-3 चीज़ों को आप पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मैसेज आएगा कि बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके कैसे रखा जाता है। और बच्चे जैसे 9th क्लास से बच्चे आते हैं उनको नहीं सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ें। वो पूरी तरह से उनका मतलब सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं होते, उनका अपना कोई प्लान नहीं होता है चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए। तो जब भी आप पढ़ो तो एग्जाम से पहले चीज़ों को मुश्किल कर लो। ठीक है, क्योंकि आप अपने दिमाग को जितना मुश्किल चीज़ों को टॉलरेट करने के लिए बनाओगे वो आपका दिमाग आपको एग्जाम टाइम पर परेशान नहीं करेगा। अगर लेकिन आपने बनाया नहीं अपने दिमाग को ऐसा, तो समझ लो वो जरूर परेशान करेगा। जैसे ही उसके तुम्हारे दिमाग के आगे कोई एक थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया वो तभी परेशान हो जाएगा, और जैसे ही वो परेशान हो जाए समझ लो फिर क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसलिए आपको एग्जाम से पहले अपने आप को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डालो, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी मेरे पीडीएफ वगैरह या पीपीटी होती मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसने बोला है एक नंबर दे दिया यहाँ पर और दूसरा नंबर दे दिया और एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर हों उनकी मिनिमम पावर देखो। जैसे देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में पहले तो देखो टू, दो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो दोनों में मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। इसको लिख लो। एचसीएफ निकलवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एलसीएम नहीं निकलवा रहा हूँ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने में हाईएस्ट पावर देखते हैं,
फिर उसके बाद में और 3 आता है, 3 भी कॉमन है, तो 3 की पावर यहाँ 3 है पहले वाले में और 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर 3 की पावर 2। फिर 5 की पावर 4 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1। अब इनको ओपन कर लो, तो 2 2 जा और ये हो जाएगा 4 और 3 3 जा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 180, तो एचसीएफ कितना आ गया 180। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम निकालना होता है, चलो आगे करेंगे उसको सॉल्व, और अगर एलसीएम निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, और यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो अगर निकालना है आपको, तो वही जो भी कॉमन होगा उसकी मिनिमम पावर, जैसे यहाँ पर 2 2 और 2 ये सब कॉमन है, तो इन ये तीनों 2 में से मिनिमम पावर कौन सी है? अगर आप देखो तो यहाँ पर अ, अ, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो मिनिमम पावर देखो, तो मिनिमम पावर होगी 2 की पावर 2। फिर उसके बाद में 3 को देखो, तो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब मिनिमम पावर 3 की पावर 1 वाला लिखो। उसके बाद में 5 को देखो, तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर देखते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है उसकी मिनिमम पावर देखते हैं, तो मिनिमम पावर यहाँ पर 1 है। ये जो 5 है कुछ नहीं लिखा होता, पावर 1 होती है। 7 आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो होता है 7 की पावर 0 लिख दो आप, 7 की पावर 0 लिख दो, तो मिनिमम पावर 7 की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू 1, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कॉमन होता है और 0 उसमें 1 होता है, तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और तो कितना आ गया 5 2 जा 20 और 3 2 जा 6, तो हमारे पास इसका एससेव आ गया 6, तो सी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम को ध्यान से सुनना, जो भी कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर रखो, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो एलसीएम निकालने के लिए जब भी एलसीएम निकाला जाता है तो हाईएस्ट पावर को रखते हैं, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ पर है ही नहीं, तो आप सोचोगे है ही नहीं तो फिर क्या रखें, देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 की पावर 1। ठीक है, इसको लिखते नहीं है 1 को, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लिख भी सकते हो उसको, कोई आंसर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या बचा 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो दोनों में ये सेम पावर है, तो 5 लिख लो। उसके बाद में यहाँ 7 बचा और यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, 7 की पावर 0 है, कुछ नहीं होने का मतलब, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 7 की पावर 0 या 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो हम जो है 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7 ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लिख सकते हो जैसा आप चाहो। कैलकुलेशन तो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे कैलकुलेशन को करना चाहते हो, कैलकुलेशन इजी भी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, डिपेंड करता है ये। तो एक तो ये 2 ले लेता हूँ और ये एक मैं 5 ले लेता हूँ, तो 10 हो गया, और 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 हो गया, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो 8 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो 8 और 8 टू जा 16, एक जीरो लगा दो लास्ट में, तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 1680, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सॉरी एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज, देखो क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज दिस 27 एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 162, तो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एंड इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर निकालना है, तो हम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई
एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर, दो नंबरों का एचसीएफ दे रखा है 27 और एलसीएम दे रखा है यहाँ पर 54। एक नंबर कोई सा भी मान लो, एक नंबर यहाँ पर, चलो एक ही वैल्यू मान लेता हूँ कि एक ही वैल्यू यहाँ पर 54 है। तो आप जो है 27 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 54 कैंसिल, कुछ गड़बड़ हो गई। और एलसीएम जो है ये 54 नहीं है, एलसीएम है 162, 162 है एलसीएम। तो 162 ठीक है, अब ठीक है 162 एलसीएम लिख दिया। और दो नंबर का एचसीएफ 27 ठीक है। तो एक नंबर निकालना है हमको, तो कैंसिल कर लो, आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो। 9 की टेबल से कर लो, 9 3 जा और 9 6 जा, फिर 3 की टेबल से कट कर लो, 3 2 जा 6 और 2 की टेबल से कितना आ जाएगा 2 ये। तो नंबर कितना आ गया हमारे पास 81। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का, मतलब इसने बोला है कि दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, ठीक है, दो नंबरों के, देन द नंबर्स मस्ट बी। तो फिर जो दो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, क्या वो एक दो प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, कंपोजिट होंगे या इक्वल होंगे। देखो अगर आपने दो नंबर ले लिए, जैसे ले लो आप 2 ले लो और 10 ले लो, तो अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। और ये एलसीएम आ जाएगा इसका 10 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। एलसीएम एलसीएम बराबर नहीं आ रहा है। तो ये कब हो सकता है कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ जाए, अगर आप दोनों नंबर एक जैसे ले लो तो। समझ गए आप, दो नंबर अगर आप एक जैसे ले लोगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम दो नंबर ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो नंबर ले लिए, लेट से 6 6 ले लो दो नंबर। अब मैं इन दोनों नंबरों का पहले टू एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालता हूँ। तो 2 से 3 जा 3 जा, फिर 1 जा 1 जा। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आता है जो ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा हो, जैसे 2 6 को डिवाइड कर रहा है, फिर 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट लिख दो। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज द 6। और एलसीएम क्या आता है इन सब का, ये जो सब थे इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 6। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब दो नंबर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन है। और ये आर डी शर्मा से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो थोड़ा सा किताब ठीक नहीं थी, तो ये मैंने अब यहाँ पर करते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए। तो एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर ये दे रखा है, और बोला है कि एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। दोनों के अंदर एलसीएम निकालना है, तो दोनों के अंदर ये देखो, एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पी कॉमन है, पी कॉमन है, तो पी की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पी की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर एलसीएम निकालने के लिए जो जो भी चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो पी है, पी की पावर हाईएस्ट कितनी है, एक तो है 1 और एक जगह 3, तो लिखेंगे हम पी की पावर 3 वाला लिखेंगे। फिर आते हैं हम क्यू पर, तो क्यू पर यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर क्यू 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2, तो ये सी ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन है, एक नंबर दे दिया, दूसरा भी दे दिया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा, एचसीएफ निकलवा रहा है बस यहाँ पर। तो भाई एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी कॉमन होगा
उसकी मिनिमम पावर वाला हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर p की पावर 1 है और यहाँ पर p की पावर 3 है, तो p की पावर 1 वाला लिखेंगे, मल्टीप्लाई q की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर q की पावर 2 है, तो q की पावर 2 वाला लिखेंगे। तो ये इसका एस शेप आ गया। तो देख लो कौन सा आंसर है, p q की पावर 1। तो ये p ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। और देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के ही आप अपना आंसर निकाल सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है वो कि भाई एक नंबर तो आपको ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है और तीसरा ये दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एलसीएम गिवन है। ठीक है, एलसीएम गिवन है तो अब एलसीएम जब भी निकाला जाता है इन तीनों नंबरों का हमको एलसीएम निकालना है, जो दे रखा है हमको, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 2 की पावर कुछ नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर का मतलब 2 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद में 3 को लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर n है। अब ये 3 की पावर n का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता क्या होती है और वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो भी कुछ आएगा 3 की पावर, तो कुछ भी आए उसको भी छोड़ देते हैं हम। फिर 5 आ गया, तो 5 की जो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ही। अब देखो एलसीएम उसने बोला है कि एलसीएम जो है वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 5 है। तो ये बिल्कुल हमारा एक जैसा आ गया। ठीक है, इसको हटा दो। 5 एक जैसा आ गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पर 3 देखो, ये 3 है और यहाँ पर 3 की पावर और 3 की पावर 2 है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि जो हाईएस्ट पावर है, मतलब यहाँ पर जो देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 3 की 1, यहाँ कितनी है 1। लेकिन यहाँ पर एलसीएम हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई है, एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 लिखी हुई है, एन का 3 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही ये जो 3 की पावर n है ना, एक्चुअली ये 3 की पावर n नहीं है, ये 3 की पावर 2 है। तो कंपैरिजन करोगे आप तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, कंपैरिजन करने से तो इसका मतलब ये निकला है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हो, अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम अगर निकालना है तो ज़्यादातर मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है, पहले एलसीएम निकालो और एलसीएम दे रखा होगा। तो जो भी जैसा यहाँ पर 3 की पावर n, 3 पर n लगा हुआ है, तो आप क्या काम करो, ये जो n की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की वैल्यू और यहाँ n है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो इस n के इक्वल हो जाएगा, या ये n इस 2 के इक्वल हो जाएगा। ये तभी अप्लाई करना है जब एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ के लिए फिर सिस्टम बदल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 2, n की वैल्यू होगी 2, तो n की वैल्यू 2 ये। ठीक है, बी ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन, दो नंबर दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी चीज़ कॉमन होती है उसकी जो भी मिनिमम पावर वाला पोर्शन है उसको लिखते हैं। जैसे एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 वाला हम वेरिएबल लिखेंगे और एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर सॉरी बाई की पावर यहाँ 2 है, बाई की पावर यहाँ पर 3 है। तो एचसीएफ निकाल तो हो हमको मिनिमम पावर वाला लिखना होता है, और एलसीएम निकाल तो हो अगर मान लो इसी का एलसीएम निकालना होता है, तो क्या करते हैं, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1, दो तो हाईएस्ट कौन सी है, एक्स की पावर 3, और एक्स की वाई की पावर 2 है, वहाँ यहाँ पर वाई की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी, वाई की पावर 3। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, और एचसीएफ में मिनिमम मिनिमम पावर वाला देखते हैं। तो ये जो है ये आंसर हो गया हमारा। देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा इसको। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में जब ये बताया था तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, तो ये 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं है।
कभी आप सोच रहे हो कि 2 नंबर से ज़्यादा का, 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं है। तो इसका मैंने आपको पूरा सिस्टमैटिक बताया था कि कैसे प्रूव करना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर अ, फिर से बताता हूँ। लेट कर लेते हैं, लेट 5 2√3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are co-primes। ठीक है, co-primes और ब्रैकेट में लिखो हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पर, हैविंग नो कॉमन। मैंने ये बताया था आपको, कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो इसका मतलब 5 2 -2√3 की वैल्यू P अपॉन Q के इक्वल करी हमने। देखो, ये P अपॉन Q की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/5। कैसे होने चाहिए? को प्राइम, मतलब दोनों को कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 1। तो 1 तो हमेशा डिवाइड करता है, ऐसा आपने लिख लिया। ये 3/7। तो दोनों कैसे हैं? 3 और 7, क्या इनको कोई टेबल डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसी को को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ये उधर ले आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2। एलसीएम भी ले सकते हो, मैंने पीछे जब एल कराया था तो इसको ऐसे ही छुड़वा देता, आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो 5Q माइनस P, ये इक्वल टू 2, और 2 को उसके डिवाइड में भेज दो तो ये आ जाएगा 1/2 5Q माइनस P अपॉन Q इक्वल टू √3। अब देखो, जब भी आप, जैसे एक रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर ले लिया हमने 3/5। एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर एक रैशनल नंबर आता है। समझ गए? ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो अगर जैसे एक रैशनल नंबर ये लिखा हुआ है और दूसरा रैशनल नंबर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। समझ गए आप? तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। जरूरी नहीं कि आप इसको हर बार स्टेप पढ़ाओ, ये थोड़ा सा मैं उन बच्चों का ध्यान देता हूँ जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो नंबर आया मेरे पास, मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लूँ जरा। ठीक है, ये जो नंबर आया ये एक रैशनल नंबर आ गया है। समझ गए आप? ये एक रैशनल नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि P अपॉन क्यू, और ये जो P अपॉन क्यू था वो एक रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में से माइनस कर दो, प्लस कर दो, आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे लिख दो, √3 इक्वल टू रैशनल नंबर। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो 1/2, ब्रैकेट में लिख दो 1/2 और 5Q माइनस P अपॉन Q, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इज अ रैशनल, लिख दो एग्जाम में, इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे। रैशनल नंबर, तो इसका मतलब, लेकिन हमको तो ये पता है √3 तो इरेशनल नंबर होता है। अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें बोलेगा, इसमें ये बोला आगे लिखेगा, वो बोर्ड का जब पेपर होएगा आपका आगे लिखा होएगा वेयर, ऐसे लिखा आएगा वेयर √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये लिखा हुआ आएगा बोर्ड में। कभी आप आर डी शर्मा और लक्ष्मी ये दूसरी बुक पढ़ रहे हो उसमें कहीं
लिखा ही ना हो कि ये एक इरेशनल नंबर है। हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा √2 हो, √3 हो, √5 हो, बोला जाएगा कि बोर्ड के पेपर के अंदर कि ये वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया कि जो √3 की वैल्यू है वो रैशनल नंबर के इक्वल आ गई, लेकिन हमको तो ये पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे वी नो दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज सॉरी इरेशनल नंबर, आई और लगा देता हूँ, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको हटा देता हूँ, √3 वी नो दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको तो ये पता है, तो इससे क्या पता लगता है, √3 एक इरेशनल नंबर और ये एक रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इरेशनल नंबर जो है एक रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर के इक्वल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो। दो एक रैशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। तो अब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल का मतलब ये हो गया कि ये जो एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या हो गया, फिर इसका मतलब ये हो गया जो हमने ऊपर ये माना था कि 5 - 2 √3 एक रैशनल नंबर है, उसकी वैल्यू P/Q की फॉर्म में होती है, को प्राइम नंबर होते हैं P/Q। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली ये गलत है, पूरा सिस्टम जो हमने माना ना, ये तो गलत प्रूफ, ये गलत माना हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत मानने का मतलब ये जो हमारी अब अजम्पशन है ये रॉन्ग है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसे लिखेंगे, this is not possible, hence 5 - 2 √3 is an irrational number। ठीक है, तो आप एक और लाइन बढ़ा सकते हो यहाँ पर, इसकी जगह एक लाइन और बढ़ा सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख सकते हो, और our above assumption is wrong, our assumption is wrong। ठीक है, ये बढ़ा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। इतना मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आधा नंबर तो आपको यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर बाद में ये थोड़ी सी लैंग्वेज लोगों को यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर आपको प्रोसेसिंग का मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई आपका ये बहुत वो है कि इसमें पूरी सब कुछ लिख दो, ऐसा नहीं होता। देखो टाइम भी नहीं होता है, मैम और सर जो स्कूल में आपको पढ़ा रहे होंगे वो बहुत सारी थ्योरी टाइप का लिखवाते हैं, और पता नहीं क्यों थ्योरी टाइप का लिखवाते हैं। तो थ्योरी टाइप का नहीं लिखा जाता मैथ में, मैथ को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उसी की लैंग्वेज जब भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैथ का टीचर जो होगा वो आपको आपके मार्क्स नहीं काटेगा, उसको पता लग जाएगा अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का यूज़ किया है आपने, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। लेकिन अगर आपने वही मैम वाली आपने जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है उसको यूज़ किया, तो फिर टीचर समझ जाता है कि ये तो बच्चे को रटा दिया है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन प्रूव करते हैं। देखो √11 नहीं आएगा आपके सिलेबस में, आपके यहाँ पर आएगा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √3 एंड √5, इनमें से कोई आएगा, आ गया तो ठीक है। √11 नहीं आएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन है और सेम तरीके से होता है। तो सबसे पहले कैसा मैंने हमने पीछे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराया है, तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट √11 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल नंबर। ठीक है, इन द
फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are, या तो आप लिख दो को प्राइम्स सीधा, ठीक है, को प्राइम्स और ब्रैकेट में, या फिर ये लिख दो हैविंग, ब्रैकेट वाली बात लिख दो, या ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट के बाहर वाली लिख दो, को प्राइम लिखो, या लिखो हैविंग नो कॉमन फैक्टर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली बात लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये लेट कर लिया कि रूट 11 को हमने P अपॉन Q के इक्वल फॉर्म कर लिया। दोनों साइड स्क्वायर करो दोनों साइड। तो स्क्वायर करोगे आप, तो मैं यहाँ पर इसको अभी नहीं, बाद में करता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ है 11, इसका दोनों साइड स्क्वायर करो और इधर इतना आ जाएगा, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, Q स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 11, ये आ गया, ठीक है। तो जब ये आ गया हमारे पास, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि 11 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मैंने थ्योरम पीछे बताई थी कि 11 ऐसे लिखेंगे, 11 देखो इसका क्या मतलब हो गया, अगर आपके पास में ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, और जैसे मान लो आपके पास लेट से ये नंबर लिखा हुआ है, और ठीक है 25 लिखा है, और 25 को 5 डिवाइड ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो हो गया कि 5 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 11, इसको नीचे से हटाकर इधर ही लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इधर, सो 11 डिवाइड्स P। आप समझ रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 डालो इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने ये दिखा दिया कि 11 P को 11 डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद में लेट करेंगे हम, यहाँ पर एक और चीज लेट करते हैं कि हम लेट करते हैं यहाँ पर कि P इक्वल टू 11 के, ये जो लेट, ये हमने लेट कर लिया, और इस लेट वाले को, ये जो इक्वेशन थी 11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन थी 11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी की जगह ये लिखो 11 के, तो 11 के का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर और के का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में क्या चलेगा यहाँ पर, ठीक है, और अपॉन में चलेगा क्यू स्क्वायर। अब इस 11 से एक पावर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 1, और क्यू स्क्वायर की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 11 के स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो के स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ मैं, तो के स्क्वायर निकालने की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 11। तो मैं क्या लिखूंगा, 11 डिवाइड्स 11 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 11 डिवाइड्स क्यू, 11 डिवाइड क्यू। तो फिर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 दे दो जिसको। अब देखो यहाँ से क्या पता लगता है, इक्वेशन नंबर 2 तो दे दिया ना, 3 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है कि 11 पी को डिवाइड करता है, और इक्वेशन 3 कह रही है कि 11 क्यू को डिवाइड करता है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि 11 पी और क्यू दोनों को डिवाइड करता है, और अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 11 कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 imply that 11 divides P and Q both,
तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 11 इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। किसका कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपने, पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या लेट किया इतने पूरे सिस्टम के अंदर कि पी एंड क्यू को कोई डिवाइड नहीं करा, कोई भी कोई सा नंबर नहीं करा सिवाय 1 के। लेकिन मैंने यहाँ दिखा दिया भैया पी को तो, पी और क्यू को तो 11 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर हमने जितना भी ये करा था कि पी और क्यू को कोई डिवाइड ही नहीं करा, इसका मतलब ये गलत लेट करा है हमने। ये थोड़े से क्वेश्चन ना अजीब से हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो है ना इसको गलत लेट करा है हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो अजम्पशन है कि हमने ऊपर माना था कि जो स्क्वायर रूट 11 है वो पी और क्यू के इक्वल, पी अपॉन क्यू के इक्वल है। पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ दिखा दिया कि पी और क्यू को तो 11 डिवाइड कर रहा है, तो पी और क्यू तो उसका दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये वाली अजम्पशन हमारी जो है रॉन्ग है। तो ऐसे लिखेंगे, अवर above assumption is wrong। ठीक है, hence root 11 is an irrational number, is an irrational number। तो ये हमने देखा कि कैसे प्रूव किया जाता है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गया। और अगर आपको उसको मार्किंग करनी है तो वो जानते हो कैसे आपकी ये मार्किंग करेगा इतने वाले पर। ये जो आप लिखोगे लास्ट में लैंग्वेज, आधा नंबर तो वो इसका देगा, ठीक है। आधा नंबर इस थ्योरी का देगा जो आपने थ्योरी लिखी है। तो कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 3 में से, 3 में से एक नंबर तो कंप्लीट हो गया, 2 बचे। अब 2 में से वो आपका एक नंबर यहाँ देगा इक्वेशन नंबर 2 तक, और एक नंबर आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देगा, एक नंबर। समझ गए? इतना एक नंबर देगा और इसका एक नंबर देगा। तो कितने हो गए? 3 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। ऐसे स्टेप मार्किंग होती है, समझ गए आप। अगर आपने इसमें कहीं मतलब ये गलत वलत कर दिया तो समझ लो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी देखो, बहुत ही मैंने पीछे बताया था आपको कि कैसे कैसे लिख सकते हो। लैंग्वेज ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, कुछ आने चाहिए। जैसे इरेशनल नंबर है, अगर हमारी ऊपर वाली बात गलत है, पी और क्यू को जो 11 है पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सी तुम्हारी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन थीम नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, थीम नहीं बदलनी चाहिए। अगर थीम बदल गई, आपने पूरा मतलब अच्छे से नहीं बता पा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो समझ लो फिर एग्जामर यहाँ पर मार्क्स काट सकता है आपके। तो 3 नंबर जो है इसके, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल था। तो ये मैंने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि भाई किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं आपको जो है पिछले साल के सैम्पल पेपर चैप्टर नंबर 1 के वो कराऊंगा। बीच बीच में मैं डालता रहूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डालूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि 2 चैप्टर में स्टार्ट करूँ। एक तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी स्टार्ट कर दूं मैं, और पॉलिनोमियल का भी एक लेक्चर सोच रहा हूँ डाल दूं। जैसे मैंने बोला कि आपको कंसोलिडेट करना आना चाहिए। कंसोलिडेट करना तभी आता है जब आप एक साथ में 2-3 चीज़ें पढ़ रहे हो। अब पता लगा आप एक एक ही चीज़ पढ़ के बैठे हो, 3-4 दिन आपने वो पढ़ी, फिर आप दूसरी चीज़ पे चले गए हो, फिर 3-4 दिन वो पढ़ी, फिर तीसरी चीज़ पे चले गए हो, तो पहली वाली चीज़ आपका गोलगप्पा हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ों को कंसोलिडेट करना सीखो, सारी चीज़ों को एक साथ पढ़कर कैसे याद किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंसोलिडेशन मैं बोलता हूँ कि अपना मेरा जो भी एक्सपीरियंस 16-17 साल का, कि यहाँ पर कंसोलिडेशन मैटर करता है। सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात होती है एग्ज़ाम के जो भी टाइम आता है। तो वैसे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा ये, जो भी कोई आपको पढ़ा रहा है या पढ़ रहे हो जहाँ से भी, तो सब समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी, इतना सारा एक साथ इकट्ठा करके एग्जाम में याद कैसे रहेगा और कैसे उसको लिखा जाएगा।
तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।